दोस्तों, आप पूरी तरीके से हमें सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी तैयारी, जीआईसी की तैयारी के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं, लगन दिखा रहे हैं। तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट है कि भाई अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने इंटरेस्ट जगाया। और यही इंटरेस्ट अगर आप 6 फरवरी तक बरकरार रखेंगे तो आपके जीआईसी मेन में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैनल से मिलेंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितने क्वेश्चंस मैं कलेक्ट करके दे रहा हूं ये सभी यूपीपीएससी के ही क्वेश्चंस हैं जो आपको कलेक्शन करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कलेक्टेड है। जैसे कि जिस ईयर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं यूपीपीएससी 2012 के ही, यूपीपीएससी 2012 के ही हैं। मीन्स मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि इससे पहले ये परीक्षा मेंस टाइप में नहीं होती थी, लेकिन यूपीपीएससी बहुत सारी केमिस्ट्री की परीक्षाएं कराता है और उन केमिस्ट्री की परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं। पीसीएस में भी पेपर बनता है और उसमें भी ये प्रश्न आए हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे प्रश्न जो है वो कलेक्ट किए हैं, डिफरेंट टाइप के यूपीपीएससी के मॉडल पेपर से कलेक्ट किए हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि यूपीपीएससी जो है वो जब पेपर बनाएगा तो वो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये यूपीपीएससी एग्जाम ही करा रहा है। इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो एक दूसरे से मैच करेंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि यूपीपीएससी के ही क्वेश्चंस उठा करके आपको दिए जाएं और उनकी आपको प्रैक्टिस कराई जाए। तो ये एम लेकर के मैं चल रहा हूं कि क्वेश्चंस मिलने चाहिए जो जीआईसी मेन का एग्जाम होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है वो आपने देख लिया है कि राइट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजनेशन विद इट्स सिंबल्स। यानी हाइड्रोजनेशन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम विद इट्स सिंबल्स, यानी कि सिंबल के साथ में, हाइड्रोजन एटम के सिंबल के साथ में आपको मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी है, उसके सिंबल्स बताने हैं आपको, उसमें क्या क्या यूज हो रहा है। दूसरा है कि क्वांटम नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स के, क्वांटम नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स के दे रखे हैं, 1 2 3 4, ये 4 दे रखे हैं। इनमें आपको बताना है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल से आपको लगा देना है, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा एंड सो ऑन। तो अगले पेज पे हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं और आप लगातार वीडियो को साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, इसको शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, बस इसी उम्मीद से लेकर के मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं आंसर नंबर 1। भाई आंसर नंबर 1 अगर हम लोग देखते हैं तो आंसर नंबर 1 में क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको पता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। दूसरी है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, है ना, यही है ना, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ब्रैकेट में ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इसको, इस इक्वेशन को जो है वो श्रोडिंगर ने जो इसके अंदर यूज किए हैं टर्म वो आपको पता है, वैसे मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व का हिंट भी चल रहा हूँ। एक्स वाई और जेड क्या है, एक्स वाई जेड जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, वो आपको पता होगा, 3 कोऑर्डिनेट्स है। एक बात, अब बाकी चीजें आपको पता है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। अब यहाँ पर जो एम है वो एम क्या है, किसका, इलेक्ट्रॉन मास का, मास होगा किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। अब यहाँ पर जो साई है, साई ये वेव फंक्शन है, ये भी आप जान रहे हैं, ये वेव फंक्शन कहलाता है, ये वेव फंक्शन हो गया, है ना। और आपका ये पाई वैल्यू पता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई जो है वो टोटल एनर्जी है, ई यहाँ पर टोटल एनर्जी यूज हो रही है, टोटल एनर्जी। वी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रही है। साई वेव फंक्शन हो ही गया, पाई की वैल्यू पता है, एम पता हो गया, एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाता है, एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाता है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पेपर में गिवन होगी, पेपर के एक पेज पे सभी वैल्यूज गिवन होगी, उसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। और ये इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन देना है कि इसमें कौन सी चीज क्या है। तो अगर आप ये रिप्रेजेंट एक्सप्रेस कर देंगे, बढ़िया करके एक्सप्रेस कर देंगे, तो फिर आप मान लीजिए आपको नंबर पूरे यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये
कहलाती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये लैप्लेसियन ऑपरेटर के फॉर्म में डेल स्क्वायर साई की फॉर्म में भी दी रहती है। तो अगर वैसी आ जाए तब भी आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा हिस्सा जो है लैप्लेसियन ऑपरेटर से रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि इस तरीके से इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी अगर आप देखना चाहें तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, यानी +8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट में वही वैल्यू सब आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, E-V साई इज इक्वल टू 0। ऐसे करके भी इसको ये हिस्सा जो है ये कहलाता है आपका लैप्लेसियन ऑपरेटर, लैप्लेसियन ऑपरेटर कहलाता है। तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जीआईसी मेन। इसका डेरिवेशन आ सकता है, ये मैं आपको इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर में गया, 15 मार्क्स में गया, तो मान के चलिए कि डेरिवेशन आना, तो इसका पूरा डेरिवेशन जो है आप किसी अच्छे राइटर की बुक से देख लीजिएगा। अगर चाहे तो पुरी शर्मा काली अगर आपके पास में हो तो उसमें इसका डेरिवेशन दे रखा है, तो पुरी शर्मा कालिया की बुक अगर आपके पास में है तो उसमें इसका डेरिवेशन जरूर देख लीजिए। पुरी शर्मा पठानिया में भी मिल जाएगा, या फिर आपके पास बहलनतुली अरुण बहल की किताब हो तब उसमें भी ये पॉसिबिलिटी है मिलने की। मतलब इजीली आप इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा इसकी प्रैक्टिस, है ना। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्वांटम नंबर 4 के दे रखे हैं। सिंपली पहला है आपका 3, ये हम ऐसे ही बोले दे रहे हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3D हो जाएगा, यानी पहला वाला 3D हो गया, है ना। तो हम लोग लिख लें पहला वाला 3D हो गया, दूसरा वाला 5S, यानी कि अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलें तो वहीं लिखे दे रहे हैं। तो ये आंसर नंबर आपका हो गया, आंसर नंबर 2 पे चलते। पहला हो गया आपका 3D, दूसरा हो गया आपका 5S, है ना, 5S, और उसके बाद और देख लेते हैं 5S हो गया, उसके बाद आपका 3P हो गया, और 3P और 3S हो गया। चलिए ठीक है, 3P 3S, ये हो गया आपका 3P और फिर 3S, यही है ना। आप अगर पेपर में यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखो 3 जो है ये हो गया, और L इज इक्वल टू 2D के लिए होता है, तो ये आपका 3D हो गया। इसीलिए 5, ये SL0 है तो 5S हो गया। इसके बाद आपका 3 आपका P हो गया, सॉरी 3P हो गया, और ये आपका 3S हो गया। तो अब आप एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लगाना है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको इसकी दिखाई देगी, तो यानी 5S की एनर्जी इज़ ग्रेटर देन हो जाएगी। 5S के बाद 3D आ जाएगी, और 3D के बाद आपकी 3P हो जाएगी, और 3P के बाद आपकी 3S हो जाएगी। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो इसलिए इस ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। मीन्स ऐसे क्वेश्चन आप जरूर कर लें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में ट्विस्टिंग भी बहुत होती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आप जरा बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। समझ रहे ना मेरी बात। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन पे ही डाल रखा है, एक्सप्लेन द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फंक्शन। यानी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फंक्शन क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मतलब हम लिख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जीआईसी मेंस। जीआईसी मेंस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2013 यूपीपीएससी का है, ध्यान रखिएगा। 2013 है, कौन सा है देखिए, मैंने भी लिखा था, मैं जरा देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, चलिए थोड़ा सा हट गया है, 2014 15 13, सॉरी ये क्वेश्चन 2013 का ही है, ठीक है, 2013 में आया हुआ था। तो अब ये एक्सप्लेन द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फंक्शन होता क्या है। देखिए पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि वेव मैकेनिक्स जो कहती है कि मतलब इलेक्ट्रॉन को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन वेव मैकेनिक्स अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन। तो मैं एक लाइन यहाँ पर लिख दूंगा, वो आप समझ जाएंगे, ईजिली समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, वो आपको बोलता भी जाऊँगा। इन वेव फंक्शन, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, इन वेव मैकेनिक्स, इन वेव मैकेनिक्स, ठीक, मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग, ये इसका आंसर चल रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन, वेव
ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आती होगी। और यहाँ पर इसकी कोई सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, मीन्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसकी कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है। ये दो बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो अब आप जान रहे होते हैं, अच्छे से जानते हैं कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल इज दैट प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, वो रीजन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। अगर हम इसे न्यूक्लियस मानते हैं तो न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम होने के चांस होते हैं। अब ये जो मैक्सिमम होने के चांस हैं वो कहलाता है हमारा ऑर्बिटल, उसी को हम लोग ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। अब एक्चुअल में ऑर्बिटल हम अगर देखें तो ये डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल सकते हैं, हम लोग इसे बोल सकते हैं डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नाम से भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हम बेटर मतलब ये देखना चाहें कि न्यूक्लियस के कितना पास है, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है, नियर टू द न्यूक्लियस कितना है, इस बात को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेनेशन हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही करते हैं। कैसे करते हैं, मैं 2s का कर्व बना देता हूं। मैंने कुछ जगह नोट्स और एंटी नोट्स का एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देखिएगा। यहाँ पर अगर मैंने इस तरीके से एक्सेस ले ली है तो अब यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी जो है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ 2s के लिए। तो 2s के लिए मैं दो इस तरीके से हीप्स बनाऊंगा, इस तरीके से ये मैंने दो हीप्स यहाँ पर बना दिए, एक यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। तो जो दो हीप्स दिखाई दे रहे हैं, दो हम्प्स भी बोल सकते हैं, इन्हें हम्प्स भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोग दो हम्प्स या हीप्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो पेनिट्रेट कर रहे हैं, 2s इलेक्ट्रॉन जो पेनिट्रेट है वो मतलब न्यूक्लियस के थोड़ा सा पास में है। और ये मतलब पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो जाती है तो इसे हम लोग नोड भी कह सकते हैं या नोडल पॉइंट भी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो जाती है। तो ये पॉइंट जहाँ पर कट हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन कहलाता है। तो अब आपको पता है कि अगर हम लोग ये नोट्स निकालते भी थे तो कैसे निकालते थे, n माइनस l माइनस वन, एन की वैल्यू 2 रख देते हैं, यहाँ 0 यहाँ -1, यानी कि 2 में से एक गया तो एक ही नोट तो आ रहा है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, वो आपको दिखाई दे सकता है। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में अगर आपको पढ़ना भी है, जानना भी है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ में पूरी डिटेल इसका वेव फंक्शन पढ़िएगा और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको अपने हिसाब से इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने मींस आप तक क्वेश्चन पहुंचे। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा इस समय है कि आप तक डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन अगर पहुंच जाएंगे तो उनको आप और बेटर एक्सप्लेन करके अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है वो 2015 का आया हुआ है, 2015 वाला क्वेश्चन मैंने उठाया है। एक्टिविटी ऑफ द रेडियो सैंपल फॉल्स 85%, यानी कि अगर हम लोग आंसर इसका देखें तो आंसर में इसका आंसर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि ए की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी आपकी 100% मान लेते हैं, और a माइनस एक्स तो यहाँ पर फॉल्स टू 80% है, 80 तक 85% तक है, तो यहाँ मैं 85 लिख देता हूँ। और बाकी आपको फार्मूला पता है कि हाफ लाइफ निकालना है, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन हो जाती है। यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए 2.303 अपॉन यहाँ पर कितना दिया 4 साल दिया हुआ, तो ईयर में ही निकाल देते हैं, लॉग 100 अपॉन हो जाता है 85। अब यहाँ पर k इज इक्वल टू जो है वो निकल के आएगा 2.303 अपॉन 4, ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं, लॉग 100 माइनस लॉग 85 हो जाता है। इसे सॉल्व कर लीजिए 2.303 अपॉन 4 इंटू ये हो जाता है आपका 2 माइनस 1.9 वैल्यू होती है लॉग 85 की, तो ये बचेगा आपका 2.303 अपॉन 4 और ये हो जाएगा आपका लॉग में है ये लॉग, ये हो गया आपका लॉग 100 माइनस लॉग 85 हो गया, तो इसकी वैल्यू 2 नहीं, तो लॉग तो कट गया 2 यानी कि 0.1 आ जाती, तो इंटू 0.1 आ जाएगी, तो ये 2 हो गया, ये हो गया 1.1 आ जाएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई करके उसको फिर सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि सॉल्व अगर आप करते हैं इससे तो 4 यानी कि 1 डेसिमल ये हो जाएगा आपका
चलिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई मैं करता हूँ, चलिए मैं अपना ऐसे कर देता हूँ, 2 मिनट रुक जाइएगा, इसकी कैलकुलेशन मैं करे दे रहा हूँ। चलिए 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ये आ गया डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगी आपकी हाफ लाइफ। मतलब इसका के की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर के इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.057, ये आ गया के। अब आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के हो जाता है, यानी कि 0.693 डिवाइडेड बाई 0.057 मैं ले लेता हूँ। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो हम देख लेते हैं क्या आता है आंसर। चलिए आंसर भी चेक कर लेते हैं। 0.693 डिवाइडेड बाई 0.05 यानी 7 भी रख लेते हैं, तो ये आ गया आपका 12.8 आ गया। तो इसका आंसर 12.8 ईयर्स आ जाएगा, क्योंकि ईयर्स में निकाला गया है तो ये आपका टी हाफ ईयर्स में आएगा। बाकी आप कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक करिए आप, ऐसा ना करना कि सर बोले आपको कैलकुलेशन नहीं आती है। फिलहाल मैंने आपको मेथड आपके सामने रख दिया है। यहाँ फॉल्स टू 80% है, मतलब 80% तक चला गया। अगर फॉल्स 85% होता है ना, तो फिर हम इसका मतलब 100 में से 85 घटाते, लेकिन फॉल्स टू 85% है, 85% तक गिर के पहुंच गया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से आप कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा जरूर, आंसर भी जरूर बताइएगा कि नहीं सही है। अरेंज द फॉलोइंग विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल के हिसाब से इनको अरेंज करना है। पहले मैं आपको बता दूं, इसमें वेस्पर थ्योरी लगा दीजिए, और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर निकालेंगे तो मैं फिलहाल जो NO2 पॉजिटिव का एंगल है वो 180 डिग्री रहता है, इसका 180 डिग्री रहता है। इसका एंगल जो है वो NO2 नेगेटिव का 115 के आसपास रहता है, इसका एंगल जो है 134 के आसपास रहता है, इसका एंगल 120 डिग्री के आसपास रहता है। तो आप इनको अरेंज तो कर लेंगे ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब अपने हिसाब से अरेंज करिएगा इनको, कौन सा एंगल कहाँ पर आएगा। सबसे बड़ा एंगल तो 180 दिख ही रहा है, उसके बाद 120 आ जाएगा, फिर 134 1, और इस तरीके से आप इनको अरेंज करके बताइएगा कि वेस्पर थ्योरी, मतलब आप तक क्वेश्चन ये वाला भी पहुंच जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप एंगल ये तो जनरली पढ़ते ही हैं कि CH4 का एंगल, वाटर का एंगल है ना, और क्या कहते हैं आपका अमोनिया का एंगल, ये तो सिंपली पढ़ते हैं। लेकिन एक एंगल और ध्यान रखिएगा, जैसे PI3 का एंगल, PBr3 का एंगल, PCl5 का एंगल, PFO5 का एंगल, इस तरीके से ये एंगल PCl3 का एंगल, PF3 का एंगल, ये एंगल भी ध्यान आपको रखने पड़ेंगे, ये पूछे जा सकते हैं। ये तो बहुत नहीं आ सकता, लेकिन इस एंगल को पूछा जा सकता है, ध्यान आप रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मेंशन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है सेंट्रल एटम में। चलिए सेंट्रल एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं आयरन की, यहाँ पर +2 आएगी, और इसका अगर हम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पर आपका 3d6 हो जाएगा, और 4s यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। और जब 3d6 हो गए तो सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ बनाते 1 2 3 4 5 हो गए, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक 6 हो गए। लिगेंड स्ट्रांग है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं स्ट्रांग लिगेंड है, तो यहाँ पर ये पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग जब करा देगा तो यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके नहीं है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि नो अनपेयर्ड, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब को इसमें आ जाते हैं कि CO, यहाँ पर जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाती है, और इसका जब हम कन्फ्यूरेशन लिखते हैं तो आर्गन लिख देते हैं। उसके बाद इसके बाद यहाँ 3D आ जाएगा, और यहाँ पर 4s हो जाएगा। 4s तो 0 हो ही जाएगा, और 3D यहाँ पर आपका 3D कितना हो जाएगा, 3D हो गया आपका 5 होगा कितना भाई। कोबाल्ट जो होता है 27 होता है, 27 का मतलब हो गया आर्गन 18 हो गया, 3D और 4s यानी 2 हो गए, और यहाँ पर 7 आ गए, तो 20 27, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ये भी 6 हो गया। तो सिंपल सा फंडा ये यही वाले 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, लेकिन लिगेंड यहाँ पर दोनों ही वीक हैं, और वीक लिगेंड है तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो पाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो यानी कि 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप भैया जरूर लगाइएगा, आपको मदद करेगा ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन, है ना। ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछा गया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि मान के चलिए इसी कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। हाउ विल यू प्रिपेयर फ्रॉम द कंपाउंड स्टार्टिंग कंपाउंड आपका ये है, इनसे कैसे बनाओगे ये वाले कंपाउंड। तो मैं आपको 2-3 बना के दिखाऊंगा, 2-3 भैया आप बना के दिखा देना, तो मैं समझ जाऊंगा
कि नहीं आप वाकई में सीरियस हैं, केवल मटेरियल नहीं कलेक्ट करना चाहते हैं, कि जीआईसी निकालना चाहते हैं। और जीआईसी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला कंपाउंड ये बनाना है। तो हम लोग जरा देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले कंपाउंड बनेगा कैसे। तो क्वेश्चंस आगे दे रखे हैं, फिलहाल मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन मेरे सामने है, ये वाला ऑप्शन है कि भाई हमारे पास कंपाउंड है ये, और हमें बनाना कंपाउंड है ये, बनाना है ये। तो अब भाई साहब सबसे पहला सॉरी ये नहीं बनाना है, हमें बनाना है कंपाउंड शायद, अभी मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। चलिए पहले मैं एक काम ये करता हूँ, चेक कर लेता हूँ। हाँ यही बनाना है, ऊपर की तरफ लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यही बनाना है, ठीक है। अब करना क्या है दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है कि हमें कार्बन एक बढ़ाना है। देखिए कार्बन बढ़ाने का सबसे अच्छा फंडा होता है कि पोटेशियम साइनाइड, इसके मुंह में थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दीजिए। जैसे ही पोटेशियम साइनाइड डालोगे ये केबीआर निकाल देगा, और केबीआर निकालने के बाद सिंपली एक कार्बन ये बढ़ा देगा भाई साहब, तो बढ़ गया कार्बन। और इसको अगर इनको 4 हाइड्रोजन का नाश्ता आप करा देंगे तो ये 4 हाइड्रोजन खाने के बाद इनका पेट थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, और जब इनका पेट मोटा हो जाएगा हाइट भी बढ़ेगी। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे हाइट बढ़ेगी। ये यहाँ पर 2H2 और यहाँ पर भी NH2, देखिए ये कंपाउंड आपके सामने बन गया। यही कंपाउंड है, चेक कर लीजिए इसको, ये ओपन लिखा हुआ है, इसको कपड़े पहना के लिखा दीजिए तो आपको ये ऐसे ही दिखाई देने लगेगा। यही कंपाउंड है, ये आपको मैंने बना करके दिखा दिया। तो इस तरीके का कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब दूसरा कन्वर्जन क्या है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। दूसरा कन्वर्जन, पहले आपको शक्ल दिखा दूँ फिर मैं आपको बताऊँ। ये बनाना है, यहाँ CO लाना है ना। ये थोड़ा सा टिपिकल कन्वर्जन है, लेकिन होएगा भाई, जब केमिस्ट्री है तो इसके पीछे कुछ मिस्ट्री तो जरूर होगी। तो सिंपली हम ये कहना चाहते हैं कि ये कंपाउंड हमारे सामने है, ये कंपाउंड हमारे सामने है Br, और हमको कन्वर्ट कर देना है इन साहब को ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हमें कर देना है। यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पर O हो जाएगा, ऐसे कंपाउंड में हमें कन्वर्ट कर देना। अब ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए भैया चाहिए होगा दिमाग। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इरेजर का सहायता लूँगा और इसी से कंपाउंड को आगे बढ़ाने, अब आपने पहचान तो लिया होगा ना ये वाला कंपाउंड, अब मैं यहीं से आगे बढ़ाने की कोशिश इस कंपाउंड को कर दूंगा। देखिए इसी के आगे मैं चेन कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब इस कंपाउंड की अगर थोड़ा सा इसमें HNO2 आप डाल दोगे, और जैसे ही HNO2 इसके अंदर डालोगे यानी कि ये सिंपल सा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। NH2 ग्रुप में जब भी NH2 ग्रुप में जब भी HNO2 पड़ता है तो ये एल्कोहल बन जाता है। अगर अब आप चाहें तो इसे 170 डिग्री सेल्सियस पर कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पे आप इसे गर्म कर देंगे। तो जैसे ही आप गर्म करेंगे तो ये कंपाउंड ऐसे करके यहाँ पर भाई ये OH चला जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा, तो ये आपका वाटर निकल जाएगा। तो जैसे ही मतलब ये रिएक्शन आपने डिहाइड्रेशन वाली देखी होगी, CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। थोड़ा सा दूर में लिख देता हूँ जिससे कि आपको लगे कि नहीं साहब घिचपिच नहीं हो रही। देखिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या काम किया, यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ मैंने CH2 लिख दिया। अब अगर इन भाई साहब को आप थोड़ा हाइड्रेशन यानी वाटर डाल दें एसिडिक मीडियम में, तो एक OH यहाँ जुड़ेगा। मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग मार्कोनी HBr पे भी लगता है, एसिल सब पे लग जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगता है। तो यहाँ पर OH यानी कि अब ये कंपाउंड आपके सामने तैयार हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पर आपका OH आ गया और यहाँ पर आपका CH3 आ गया। दो यानी कि जो कंपाउंड बना है वो ये सामने होगा और यहाँ पर H लगा होगा। सिंपल, आपको पता है 1 2 3 4 बैलेंस ही होगी, यहाँ CH रहा होगा। अगर आप इसका अब ऑक्सीडेशन कराएं, अब ऑक्सीडेशन चाहे KMnO4 से करा दें, चाहे K2Cr2O7 से करा दें, एसिडिक मीडियम में अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सिंपली ये वाला जो 2 डिग्री का अल्कोहल है वो आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। और आप जान चुके होंगे कि कितने इजीली मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। हो सकता है इसके अलावा भी आपके पास मेथड हो कन्वर्जन के, ऐसा नहीं कन्वर्जन का कोई सिंगल मेथड नहीं होता है।
कन्वर्जन के बहुत सारे मेथड होते हैं, अगर वो मेथड भी आपके पास में है तो अप्लाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, देखता हूँ और होता है कन्वर्जन में। ये वाला एक कार्बन बढ़ा के इन्होंने फिर किया है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जो कन्वर्जन किया है वो एक एक जो ये CO ग्रुप एक कार्बन बढ़ा, यहाँ कार्बन का नंबर मेंटेन है। तो अब हम लोग ये भी देखते हैं भाई, देखते हैं केमिस्ट्री है इसमें मज़ा तो आना ही चाहिए। अब सिंपल सी बात यह है कि भाई हमने ये कंपाउंड लिया और इसको हमने यहाँ Br दिया और इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग का काम है यहाँ पर। ये यहाँ पर CO, यहाँ पर CH3। अब अगर मैं करता क्या हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कन्वर्जन करके कैसे होते हैं, कन्वर्जन सिखाऊंगा आपको। अगर इनको मैग्नीशियम और इनके मुंह में थोड़ा सूखा ईथर डाल देते हैं, ड्राई ईथर डाल दें, तो भैया ये अपना मुंह बंद कर लेते हैं, यानी इनके मुंह में पहुंच जाता है मैग्नीशियम MgBr, जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड भाई साहब बोलते हैं। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट साहब है। इन ग्रिग्नार्ड एजेंट साहब को अगर आप जानते होंगे, थोड़ी सी भी आपको आइडिया है, अगर आपने एसिटल्डिहाइड से अटैक करा दिया और जैसे एसिटल्डिहाइड से अटैक कराएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो एल्काइल ग्रुप दिख रहा है आपको, ये सिंपल सा ये ग्रुप यहाँ इस कार्बन पे अटैक कर जाएगा और MgBr जो है जैसे बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव ये होगा और MgBr यहाँ अटैक करेगा। तो जो कंपाउंड बनना चाहिए मेरे हिसाब से भैया, फिर कंपाउंड मेरे क्या तुम्हारे हिसाब से वही बनेगा, हमारा कोई हिसाब वाला तुलना है। तो यहाँ पर हो गया आपका C, यहाँ पर लग गया आपका H, ऊपर आ गया आपका CH3 और ये आ गया आपका OMgBr, आ गया ना। इसको आप नहलवाइए ठंडे पानी से, एकदम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, यहाँ से टूट जाएगा, H इधर लगा दीजिए, OH इधर लगा दीजिए, देखिए आपको कुछ दिखने लगा होगा। अगर आपको दिख रहा है तो फिर मैं वो कंपाउंड यहाँ पर बनाए दे रहा हूँ, सिंपल यहाँ पर बनाता हूँ। ये बना होगा साइक्लिक, है ना, ये बना और इसके बाद C और यहाँ पर आपका H और यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर आपका CH3 लग गया। अब इसमें मैंने क्या काम किया, इसको मैंने ऑक्सीडाइज करा दिया, तो यहाँ से ये एक बूंद जिंदगी की जो है वो ये टपका दीजिए, है ना, मैंने ऑक्सीडेशन करा दीजिए, तो यहाँ पर वाटर निकल जाएगा और ये आपका कंपाउंड वही बनेगा जो आप चाह रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3 ऊपर से मिला दीजिए, देखिए कंपाउंड यही बना, नहीं बना। तो थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा तरीका, थोड़ी सी ट्रिक चलाइए और कन्वर्जन इजीली हो जाते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि भाई नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनना है। नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं, ये वाला। इसमें क्या करना है, इसमें आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, इसमें सबसे पहले आप वही स्टेप अप्लाई करिएगा। इसमें इस वाले कंपाउंड का कहाँ गया, ये जो Br वाला कंपाउंड है, इस Br वाले कंपाउंड में आपको सबसे पहले अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल का आप एल्कीन बना लीजिए, उसमें ओजोनलिसिस करा देना, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, है ना, इस तरीके से। और जो ये कंपाउंड बना है, जो ये वाला जो बना है, ये वाला कंपाउंड में आपको ये दोनों भी बता दे रहा हूँ। देखिए हम वहीं पहुँच जाते हैं, वहीं से आपको हिंट देंगे। ये जो अल्कोहल बना है, इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ये बन गया, इसका अगर ओजोनोलिसिस कराएंगे तो फिर वही कंपाउंड बनेगा जो वहाँ पहले नेक्स्ट वाला था, ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड इजीली बना लीजिएगा। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे COOH लगाना तो इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देना, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये कंपाउंड बना हुआ है, इसकी अगर एसिडिक, इसको केमोनोफोर्स जब यूज़ करोगे अल्कलाइन मीडियम में, तो ये COOH में, CH3 जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बना लेंगे आप इजीली। इन बचे हुए कन्वर्जन्स को आप इजीली करिएगा, वो आप करके मुझे बताइएगा कि सर नहीं कन्वर्जन हो गया, और नहीं भी होगा तो फिर मैं बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके साथ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन कौन सा था, ये हो गया ना। इसमें ये वाला आप होमवर्क में ले लीजिए, ये वाला भी होमवर्क में ले लीजिए और ये वाला भी होमवर्क में ले लीजिए, करके दिखाइएगा जरूर ध्यान से, है ना, गलती ना करिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये यहीं पे कन्वर्ट करिए, ये दे रहा हूँ, देखिए ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में D, तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आया कहाँ से होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर एनिलीन रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एनिलीन के डाइएजोटाइजेशन से ही बनता है आपका क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये एनिलीन कहाँ से बना होगा, एनिलीन जब बना होगा तो इसका मतलब यहाँ एमाइड रहा होगा, उसी की हॉफमैन रिएक्शन कराई गई होगी, तो ये एमाइड आपका हो जाता है। अब ये एमाइड कहाँ से बना होगा, ये एमाइड जब बना होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर
कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया होगा और ये बेंजोइक एसिड रहा होगा। अब ये बेंजोइक एसिड का जब KMnO4OH, अभी मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पर CH3 ग्रुप हो तो इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करा दें KMnO4 से तो ये कंपाउंड बन जाता है। तो ये आपके सामने इस तरीके से कन्वर्जन आ गए। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया एंड डी आपका सामने लिखा हुआ है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। अगेन इस कैटेगरी के, सेम कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चन कर डालिएगा, आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। सेम कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ध्यान रखिएगा। चलिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड सक्सेनिक एसिड। अब जल्दी में याद करना है एडिपिक एसिड सक्सेनिक एसिड। मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं कि एक फार्मूला याद रखना, ओम ओम शिव गुरु आनंद, ओम शिव गुरु, ओम शिव गुरु आनंद, ओम शिव गुरु आनंद, ये एक फार्मूला याद रखना, ठीक है ना। ओ का मतलब होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ये एम का मतलब होता है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। एस का मतलब होता है सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। और जी का मतलब होता है ग्लूटरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। और ए का मतलब होता है एडिपिक एसिड। अब बोले सर कैसे याद होंगे, तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि ऑक्जेलिक एसिड में कोई भी CH2 नहीं होगा, इस तरीके से ये होगा। अब जितने CH2 स्टेप चलेंगे CH2 बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले एक CH2 बढ़ा लेते हैं, आगे अपने आप मेलोनिक एसिड का फार्मूला चेक कर लीजिएगा। फिर एक CH2, और हर स्टेप में एक CH2 बढ़ाना है, फिर एक CH2 बढ़ाइए, आ गया सक्सेनिक एसिड का फार्मूला। अरे भैया याद ही नहीं करना होता, केमिस्ट्री तो चलता ही है। फिर एक बढ़ा दीजिए, आ जाएगा ग्लूटरिक एसिड। ये लो भैया बन गया ग्लूटरिक एसिड, बहुत सिंपल। ये भी ग्लूटरिक एसिड बना दिया मैंने, देखिए बन गया ना। अब आपको एडिपिक एसिड बनाना है, एक CH2 और बढ़ा दो ना, दिक्कत क्या है, बढ़ गया ना CH2। यहाँ पर लिखता हूँ एक CH2, मैं जगह कम है यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, CH2 CH2 COOH। भाई एक बढ़ाना तो ये भी लाइन खड़ी हो जाएगी ना, सिंपल, CH2 CH2 COOH। तो ये सिंपल तरीका है, ओम शिव गुरु आनंद, एक एक CH2 बढ़ाना है, सिंपल ही एक एक CH2 हर स्टेप में बढ़ा दीजिएगा, हर स्टेप में बढ़ाना है। बहुत अच्छी जुगाड़ है याद करने की, बढ़ाना है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको कर लीजिएगा, याद करने का तरीका बता दिया, और आपको एडिपिक और सक्सेनिक एसिड दोनों के फार्मूले भी आपको शायद इसमें मिल चुके होंगे। दिस इज द बेस्ट ट्रिक, यू कैन लर्न बाय इट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, वाई एनिलीन डज नॉट शो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं शो करती, अब ये बताओ भैया कि एनिलीन है क्या। देखिए आंसर बताता हूँ, एनिलीन है क्या। एनिलीन एक बेस है, ठीक है ना, ये एक लुईस बेस है, लुईस बेस है, ठीक है ना। अब एनिलीन जो है उसके ऊपर जब अटैक होता है फ्रीडल क्राफ्ट में, तो फ्रीडल क्राफ्ट में होता क्या है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप जान लीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट में या तो CH3Cl लिया गया और एनहाइड्रस AlCl3 लिया गया, एनहाइड्रस AlCl3 लिया गया। तो एनहाइड्रस AlCl3 जो ये लुईस एसिड का काम करता है, लुईस एसिड का काम करता है। इनसे कहा था कि तुम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देना CH3Cl से मिलकर, लेकिन ना, इनका मन तो जो है वो एनिलीन पे रखा हुआ था कि अरे या तो ये तो एनिलीन बैठी हुई है यहीं चलो, क्योंकि यहाँ इन्हें लोन पेयर ये दिखाई दे रहे थे, ये लुईस बेस थे, लुईस एसिड थे। इन्होंने बीच को बाईपास कर दिया, और बाईपास करने के बाद बना दिया C6H5NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव, सॉल्ट बना दिया। यानी कि सिंपल सी बात है कि इन्होंने जो बनाना चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना चाहिए था, वो नहीं किया। तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि एनिलीन इज लुईस बेस व्हाइल लुईस AlCl3 यूज्ड is Lewis acid which combines with aniline to form the salt. That's why aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे, इन क्वेश्चंस को आप करिएगा। ये मैंने जिनके जवाब भी लिखे थे एक एक करके मैं आपको दिखाया भी दे रहा हूँ क्वेश्चंस, फिर आप आराम से इनको स्नैप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको सबसे पहला पेज मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने दिया है, उसके बाद दूसरा पेज मैंने इनको सॉल्व करके दिया है, ये वाला दिया है, तीसरा पेज मैंने आपको ये वाला दिया है, चौथा वाला पेज मैंने आपको ये दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद पांचवा पेज आपको मैंने ये दिया है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद छठा पेज मैंने आपको ये वाला दिया है, इनको भी पढ़िएगा। उसके बाद सातवां पेज जो है मैंने आपको ये वाला दिया है, सातवां पेज ये वाला है,
8वां पेज अगर आप देखेंगे तो ये वाला है, इसमें 3 मैंने होमवर्क में भी लगाए हुए। जो उसके बाद 9वां पेज आपका ये है, और उसके बाद 10वां पेज आपका ये लगा हुआ है, सॉरी 10वां पेज ये लगा हुआ है। उसके बाद 11वां पेज आपका ये लग गया, 12वां पेज आपका ये लगा हुआ, ये आंसर है उसी के कन्वर्जन के। 13वां पेज आपका ये लगा हुआ है, 13 पेज मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे प्रमोट करते रहिए, मीन्स मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए। सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट आपको इतना ज़्यादा आगे बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि वो मुझे बढ़ाएगा कि नहीं सर आप थोड़ा सा प्रमोट हो रहे हैं, मुझे भी एक्टिवेशन चाहिए, और वो एक्टिवेशन आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर करने से मुझे मिलता रहेगा, और मैं भी एक्टिवेट होकर के आपको जीआईसी एक्टिवेशन पावर में ले जाऊंगा। और जीआईसी का जो एग्ज़ाम 6 फरवरी को अनाउंस हुआ है कि 6 फेब को एग्ज़ाम है, तब तक मैं आपकी मदद करूंगा पर डे वीडियो दे करके। वो सिर्फ इसी शर्त पे कि भाई आप लोग थोड़ा सा मुझे भी प्रमोशन करते रहिए। मेरे इस मदद के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं आपको इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश ज़रूर करूँगा।